बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और दुआ करता हूँ कि आज का दिन आपके लिए कामयाबियों और खुशियों से भरा हुआ दिन साबित हो। कैसे हैं आप सब लोग? आज प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने एक्चुअली कुछ रीड कर रहा था, तो उसमें से कुछ खूबसूरत बात मेरे जहन में आई जो मुझे पता चली पढ़ के, तो मैंने कहा मैं आप दोस्तों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करूं। मैं सोच के बारे में पढ़ रहा था, थॉट्स के बारे में, तो उसकी बहुत सारी ब्रांचेस मुझे देखने को मिली। हमारे लिए तो सोच सिर्फ सोच ही होती है, बस जो हमारे जहन में आ जाता है उसे हम सोच कहते हैं, या जो हम किसी के बारे में सोच लेते हैं कोई परेशान होने के लिए, शायद उसको हम सोचें कहते हैं। थॉट्स का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी पर्सनैलिटीज़ के लिए। तो मैंने जब पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि इसके लिए एक हेडिंग थी जो बड़ी इम्पॉर्टेंट थी, कि वो आपको सोचने के लिए क्या किसी ने गाइड किया है? क्या हम खुद ही जो जहन में चीज़ें आ रही हैं वही सोचते गए हैं, या हमने जो अपनी सोचें बनाई हुई हैं कि स्कूल में हमारे टीचर ने, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या कहीं, वो जो एक दफ़ा फिक्स हो गई चीज़ें, बस वही हम लोग सोचते रहते हैं। ये तो प्रॉपर एक सब्जेक्ट है कि हमें सोचना आना चाहिए, सोचने के लिए आपको गाइडलाइन मिलनी चाहिए। हम उसके लिए क्या करते हैं? क्या हमने कोई ऐसी शख्सियत का कोई सहारा लेते हैं जो हमें अच्छा सोचने पे मजबूर करे? हाँ, एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो भी हमें हमारी सोच के ऊपर बहुत असरअंदाज होते हैं। जो जितने तजुर्बात होते हैं ज़िंदगी के, जैसे एक शख्स अगर कोई किसी छोटे शहर से कोई बड़े शहर में चला जाता है, तो वो जैसे ही पहली दफ़ा जाता है और उसकी जेब काटी जाती है सपोज़, तो अब वो दोबारा जब जाएगा तो वो जेब में हाथ डाल के फिर रहा होगा कि ये उसकी सोच में एक चीज़ आ गई, वो साथ ही उसके बिहेवियर पे भी वो असरअंदाज हो गए। तो बिहेवियर जो है, ये आप अंदर जो सोच रहे होते हैं उसी तरह आप बिहेव भी कर रहे होते हैं। और हमारे यहाँ नए बिहेवियर क्यों नहीं होते? क्योंकि हम नई सोचें नहीं लेके आते, और जब तक नई सोच नहीं आएगी, नई इन्वेंशंस नहीं होंगी। हमारे यहाँ पे इजादात का सिलसिला वो उस तरह नहीं है, क्योंकि हम इस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। खैर, आज हम नई सोच के बारे में बात करेंगे। नई सोच के लोग, नए हमारे जो किसी भी फील्ड में जब नए लोग आते हैं ना, तो वो नई सोच लेके आते हैं, और उससे यकीनन उस फील्ड को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आज हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। ये एक बड़ी ही खूबसूरत सोच के साथ आए हैं। इनका ताल्लुक़ आर्ट एंड फिल्म से है। इकरा यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। मैं आपको बताऊं कि इन्होंने एक ऐसी फ़िल्म के ऊपर काम किया है, एक शॉर्ट फिल्म बनाने की कोशिश की है, जो कि पाकिस्तान के हवाले से है। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को हासिल करने के लिए हमने बेशुमार कुर्बानियाँ दी। हमारे बुज़ुर्गों ने इतनी कुर्बानियाँ दी। आज अगर हम दिल से उन सारी कुर्बानियों के बारे में पढ़ लें या जान लें, तो मेरा ख़्याल है कि हमारा हर उठने वाला कदम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ही साबित हो। तो हम अपने इन नए जो हमारे इंडस्ट्री में जो नए आने वाले जो दोस्त हैं, जिनको हम इनके लिए बड़ी हाई होप्स हैं कि ये बहुत अच्छी जगह पे स्टैंड करेंगे इंशाअल्लाह। इन्होंने एक काम किया है, पाकिस्तान के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों में से एक ऐसी कुर्बानी को मुंतखब किया जिसके बारे में हम नहीं जानते थे। डेफिनेटली जिसने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, वो पूरे मुल्क के लोगों को पता होना चाहिए, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए हम सब लोगों को भी। और इस चीज़ के ऊपर जो काम कर रहे हैं, हमने भी सोचा कि इन दोस्तों को अप्रिशिएट करते हैं। मैं सबसे पहले जो इस टीम के जो मेंबर्स हैं, मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊंगा जनाब जो डायरेक्टर हैं इस शॉर्ट फिल्म के। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको इसके ट्रेलर्स और बाकी सारी चीज़ें भी बताएंगे। अगर सब्जेक्ट जो है वो पूछते हैं इनसे, वो किस सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने काम किया। जो डायरेक्टर हैं जेरी हमारे साथ हैं, हम इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जेरी, कैसे हैं आप? कैसे हैं जेरी, आप ठीक हैं? यार आप तो जेरी, सॉरी, देखिए मैं ना
जेरी बना दिया मैंने आपको, मुझे माफ़ी दे दें। नामों के हवाले से बड़े बड़े इधर जो है ना, मैं बहुत भुलक्कड़ आदमी हूँ, मुझे अच्छा खासा मालूम भी होता है एक इंसान का नाम, और मैं गलत नाम अक्सर बोल देता हूँ। जरी, अच्छा, जरी के साथ एसोसिएट डायरेक्टर हैं इसी प्रोजेक्ट की मलिहा सईद। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिहा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? गुड, माशाल्लाह। और हमारे जो तीसरे मेहमान हैं ये आर्ट डायरेक्टर हैं। भाई ये बहुत इम्पॉर्टेंट जॉब होती है, ये भी हम इनसे जानेंगे कि ये क्या है। मुस्तफ़ा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ग्रेट। भाई जहाँ तक मुझे मालूम है जरी, कि आपने जिस टॉपिक पे काम किया है वो एक ऐसे पाकिस्तानी हैं, जिन्हें हिंदुस्तान में क़ैद कर लिया गया था, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जुल्म ढाए गए, और मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो सारे जुल्म बर्दाश्त करते रहे, और एक वक्त वो पाकिस्तान वापस आए और उस स्टोरी को हाईलाइट किया। बिल्कुल, मैं जरी आपसे इस बारे में बात करूँगा। आपके माइक में कुछ इशू है, ठीक है? हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा इस स्टोरी के बारे में बात करते हैं, और भी बहुत सारी बातें करनी है कि आखिर ये जो न्यू टैलेंट है ये किस जज्बे के साथ जो है मौजूद है और क्या क्या करना चाहते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्त के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत मौजू के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाई, और आज इन्हीं स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करने के लिए हमने अपने पास इन्हें दावत दी है। ब्रेक हमने इसलिए ली थी क्योंकि फ़िल्म का नाम याद कर रहा था मैं, 335139, यस, अब याद हो गया। तो जनाब इसके डायरेक्टर हमारे साथ हैं जरी, उनके साथ एसोसिएट डायरेक्टर मलिहा और आर्ट डायरेक्टर मुस्तफ़ा। ये तीन मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पहले ट्रेलर देख लेते हैं, फिर हम आके ज़रा आप लोगों से जो है ना बातचीत करते हैं। भाई ट्रेलर चला दे ज़रा एक दफ़ा। पाकिस्तान, ये सारे का सारा देश था मेरा, टोटे टोटे कर दिए जालिमां ने। ये पाकिस्तानी बड़े सख्त जान होते हैं, अपने देश के खातिर अपनी जान तक दे देते हैं। वेरी नाइस। अच्छा जरी, ये बताइए कि सबसे पहले तो इस फिल्म के नाम के बारे में। बेसिकली काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है ये विद यूनिवर्सिटी और बाहर के लोगों को भी कि नाम ये क्या है, इधर एक कोड नंबर है, कोई क्या चीज़ है। बेसिकली सर ये इनका एक कैडेट नंबर है। ये वो चीज़ है कि जब ये वापस आए, इनकी ज़बान कट चुकी थी, ये किस तरह अपने आप को बताते कि कौन है। अब एक 20 साल में बंदा गया, वो 60 साल में वापस आ रहा है, वो कैसे बताएगा? पाकिस्तानी फ़ौजी, पाकिस्तानी, जी जी, ये हिंदुस्तान जी बिल्कुल, 20 साल की उम्र में गए थे। इन्हें पकड़ लिया, कैद कर लिया जाता वहाँ पे, जी ठीक है? 40 साल तक ये वहाँ पे रहे कैद में। 2005 को 15 सितंबर को ये वापस पाकिस्तान आते हैं। तो वहाँ जो इनका ज़रिया बनता है ना कम्युनिकेशन का, वो ये कोड बनता है। जब वो आर्मी चौकी में बैठकर ये चीज़ लिखते हैं ना, तो वहाँ वो रिकॉर्ड्स में देखते हैं, तब इनको मालूम पड़ता है कि ये कौन है। तो बेसिकली ये टाइटल इस चीज़ से कर रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा मलिहा, आप ये बताइए कि मतलब स्टूडेंट्स जो होते हैं, उमूमन आप यूनिवर्सिटीज़ से आपका ताल्लुक़ है, तो वो प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये इन मौज़ूआत पे काम ज़्यादा जो है ना वो दिल से कर सकते हैं। तो आप लोगों ने यही हुब्बुल वतनी का मौजू कैसे चुना? ज़रा इस बारे में एक्चुअली बताइए। ये चीज़ है सबसे यूनिक, लाइक और किसी फिल्म में ऐसा नहीं हुआ है। लाइक काफ़ी यूनिक हम लोगों ने काम किया मिलके, तो इनको ऐसा लगा कि थोड़ा हट के काम करना चाहिए,
तो इस वजह से फिर हम लोगों ने इस पे किया और ये काफ़ी अरसे से इनके दिमाग में ये था ऑलरेडी, काफ़ी अरसे से इनके दिमाग में था ये ऑलरेडी कि इस पे करेंगे हम लोग। आप एसोसिएट डायरेक्टर थी इसमें। एसोसिएट डायरेक्टर्स जो होते हैं, जहाँ मेरा तजुर्बा है, काम करते हैं हम लोग, तो उसमें कुछ एसोसिएट डायरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। उसे डायरेक्टर की भी जो है डांट भी सुननी पड़ती है अक्सर। तो ये डांटा है इन्होंने आपको? ऑन एयर बता दें, सीधा कर लेंगे। नहीं डांटा तो बिल्कुल भी नहीं है। लाइक हर टीम के मेंबर को ये बहुत अच्छे से लेकर चले हैं, ये मैं इस चीज़ को अग्री करना भी चाहिए। लाइक काफ़ी होता है कि आप पे बर्डन जब आते हैं तो आप डांटने लग जाते हैं, तो ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है। बिल्कुल सही। ये डायरेक्टर होता है, कैप्टन ऑफ द शिप है और पूरे शिप को इस तरह कैप्टन लेके चलता है, इस तरह डायरेक्टर ही लेके चलता है। तो कभी कभी उनकी डांट सुन भी लेनी चाहिए, वो अच्छी होती है। जब हम काम नहीं ढीले होते ना, तो वो हम एक्टर्स को भी डांट देते हैं, ऐसी बात नहीं है। डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टर ही होता है। मुस्तफ़ा, आर्ट डायरेक्टर, इसमें सबसे पहले तो बताएं आर्ट डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है, जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं उनके लिए, फिर उसके बाद हम आर्ट डायरेक्शन जो है वो बेसिकली फिल्म को या ड्रामे को, जो भी चीज़ है उसको किस तरह से विजुलाइज करना है, ये एक आर्ट डायरेक्टर का काम होता है। कि जो फ्रेम डायरेक्टर ने सेट कर दिया है, मतलब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसमें, जैसे अब ये पीछे चल रहा है, इसमें ये तो खैर एनिमेशन है, तो उसके पीछे मतलब कैसे प्रॉप्स रखे जाएंगे, किस तरीके से वो डिज़ाइन किया जाएगा, जो सेट होगा वो कैसे होगा, तो ये सारे काम होते हैं आर्ट डायरेक्टर के होते हैं। रियल दिखाने के लिए क्या क्या कोशिशें की जाएंगी वो आर्ट डायरेक्शन में आती हैं। बिल्कुल सही हो गया। तो इस प्रोजेक्ट में, ये 335139 में आपने आर्ट डायरेक्शन में आपको कहाँ कहाँ दुश्वारी हुई और कहाँ कहाँ आपने जो है ना अपने जौहर दिखाए, ज़रा वो बताएं। देखिए, दुश्वारी तो मुझे आर्ट डायरेक्शन को लेकर पूरी फिल्म में हुई। जब मैंने इस फिल्म का कंटेंट सुना तो एक सेकंड के लिए मैं सोचा यार कंटेंट तो ज़बरदस्त है। अगले सेकंड मेरे जहन में ख्याल आया कि यार इसकी आर्ट डायरेक्शन मुझे ही करनी है, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। क्यों? क्योंकि इस फिल्म के अंदर 3 डिफरेंट एराज दिखाए हैं, 1965, 1987 और 2005। उन तीनों को एक ही लोकेशन पे दिखाना, फिर दूसरी और लोकेशंस पे भी दिखाना, वो बहुत टफ जॉब थी मेरे लिए। इसमें मेरी टीम ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया है, बहुत मेहनत की है। 3-4 लोगों के मैं नाम लेना चाहूँगा, जिसमें सैयद हसनैन खुशनूद नकवी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है मेरे साथ। फ़हाद रऊफ़ हैं, सईदा सादिया उरूज हैं, उमैर मंसूर हैं, हुस्ना अमेज़ खान, और इनके साथ साथ अगर मैं किसी का नाम नहीं भूल रहा तो मतलब बेसिकली ये पूरी टीम ने ही मेहनत की। ये वो लोग थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है मेरे साथ मिलकर। तो इसके प्रॉप्स को लेकर नाम वाला काम आपने गलत कर दिया, आपको पता है? अच्छा। जब 1-2 नाम मिस हो जाते हैं ना, तो बाद में कह रहे थे मेरा नाम नहीं लिया ना यार, वो गलत, मेरा नहीं ये ऐसे होता है। मगर भाई जिनका नाम भूल गए उनका भी नाम ले लिया उन्होंने, बस आपने सुना नहीं है। तो जनाब मुस्तफ़ा, थैंक यू। एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जिन टीम मेंबर्स का जिक्र करें, कुछ और टीम मेंबर्स भी हमारे साथ इनके मौजूद हैं, उन्हें भी हम शामिल करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, 335139 की टीम हमारे साथ मौजूद है और एक बड़ी खूबसूरत जो है वो गपशप जारी है अपने इन दोस्तों के साथ। अभी हमें ज्वाइन किया है सरफराज लगारी हैं, इन्हीं स्टूडेंट्स के साथ के प्रोड्यूसर हैं, ये इसी टीम के मेंबर हैं। और इनके साथ साथ मैं तारुफ़ करवाऊँगा हमारे थिएटर के एक माशाल्लाह बड़े एक मंझे हुए एक अदाकार हैं हमारे साथ, जिन्होंने थिएटर पे 11 साल काम किया है, अभी भी कर रहे हैं। एक माशाल्लाह अपनी इनकी जगह है और बहुत आसान तरीके से जो है वो काम करते हैं। फराज हुसैन साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फराज साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आपने जो मरकज़ी किरदार है इस फिल्म का, आपने वो प्ले किया है। जी जी, ये हमारे डायरेक्टर साहब जेरी की काविश है, जिन्होंने मुझे इस करैक्टर में चूज़ किया, और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मुझे 335139 की टीम के साथ काम करने का मौका मिला और ये किरदार निभाने का मौका मिला। नए सारे ये स्टूडेंट्स हैं, तो क्या आपको कोई ऐसी क्या चीज़ है जो आप शेयर करना चाहेंगे इनके बारे में? क्योंकि अमूमन जब बिल्कुल नए लोग काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो तजुर्बा इतना ज़्यादा नहीं होता, वहाँ कागज़ी तौर पर पढ़ाई लिखाई तो अच्छी खासी की होती है इन्होंने, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप फील कर रहे होते हैं कि थोड़े से यहाँ वीक हैं या पोटेंशियल भी हो तो वो भी नज़र आ जाता है,
तो आप क्या कहेंगे, आपने टीम इनके साथ काम करके कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ काम करके। पूरी टीम, ओवरऑल पूरी टीम बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। क्योंकि हमारे यहाँ देखने में आता है कि नए बच्चों में वो चीज़ें नहीं होती, लेकिन कि वो एक ऐसी नस्ल हमारे सामने आ रही है जो मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल में आके एक बहुत बड़ा नाम करेगी। क्योंकि इसमें चाहे वो इनका डायरेक्टर था, इनका असिस्टेंट डायरेक्टर था, जो इनके पूरी ओवरऑल टीम, इतना अच्छा टीम वर्क और इतने क्रिएटिव लोग कि मुझे इनके साथ काम करने को बहुत कुछ सीखने को मिला। नाइस। मलिहा, कास्टिंग किसने की है सारी ये वो क्योंकि मैंने मकबूल हुसैन साहब की जो असल हमारे जो हीरो हैं जिनकी ज़िंदगी पे ये फिल्म बनाई गई है, मैंने उनकी जब तस्वीर देखी तो उसके बाद मुझे लगा जैसे ये वही साहब तशरीफ़ ले आए। तो इतनी एग्जैक्ट और परफेक्ट कास्टिंग ये किसने की है? इतनी एग्जैक्ट और परफेक्ट कास्टिंग जो है जेरी ने की है। जेरी ने ऐसे की जैसे कैमरे की आंख नहीं दूर से पहचान लेती है, बिल्कुल वैसे ही। क्योंकि अच्छा। इनका जो हम लोगों ने बहुत स्टार्टिंग में इनका जो लुक था, लंबे बाल थे, लंबी ब्रेड थी, तो पता नहीं कैसे उन्होंने उनकी उसमें से ज़िंदगी भी के सारे देख लिया। फैशन ख़त्म कर दिया आपने। अच्छा, तो आपने इन्हें मतलब वो गेटअप चेंज करने का जरी ने कहा? बिल्कुल इन्होंने ही किया था वो getup। ओके जी, जरी। एग्जैक्टली, मतलब मेरा इसमें इतना नहीं है। मतलब कोई भी डिसीजन मैंने लिया है, कुछ भी क्या है, सबको पहले अप्रोच करके हमने सजेशन लिया कि अगर मैं इस तरफ जाऊं या नहीं जाऊं। फराज भाई की भी कास्टिंग की बात है तो लगभग कितने साल पहले, 1.5-2 साल पहले, हाँ, मैं 1.5 खुद साल। एक्ट करा था इनके साथ। मैंने एक बेसिकली शॉर्ट फिल्म थी, तो तब इनका लुक थोड़ा सा बाल बड़े हुए उसी तरीके का। तब मैं 1.5 साल पहले फिल्म को लिखना शुरू किया था। तब मैंने इनको ये बात कही थी कि मैं एक वक्त होगा आपके साथ में ये काम करूँगा। तो इनको मैंने दिमाग में रखा हुआ था प्रोसेस में। अब जब टीम डेवलप हुई तो मैंने इनको शो करा कि यार ये बंदा है, ये है। कुछ ने बोला कि यार ये वो लगेगा नहीं, हो सकता है बाल ऐसे हैं, बड़े हैं, ये। मैंने कहा कोशिश करते हैं। उनमें से बहुत से लोग साथ भी बैठे हुए हैं जिन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं यार जरी ये लगेंगे वैसे ही। और अब वो माशाल्लाह, जैसे आपने एक बात बोली है कि हूबहू उस तरीके की चीज़ निकल के आई है सामने जो वो ये है। बिल्कुल सही। और परफॉर्मेंस में तो वैसे ही माशाल्लाह एक ज़बरदस्त होगा क्योंकि ताल्लुक़ थिएटर से, थिएटर वाले जो हैं वो थिएटर से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी हमारे दोस्त होते हैं, क्योंकि हम टीवी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो जो थिएटर वाले जो हमारे दोस्त होते हैं वो बड़े एक पक्के किस्म के एक्टर होते हैं, बड़े ख़तरनाक एक्टर हैं। सही बात है भाई। अच्छा, इसके प्रोड्यूसर भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये मुझे इतने मजलूम नहीं लग रहे क्योंकि अमूमन जो है वो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो परेशान ही होते हैं, उन्हें बड़ा गिला शिकवा होता है कि यार ये पैसे सही नहीं लगा रहे, यार पैसे सही जगह खर्च नहीं कर रहे। सरफराज आप बताइए, पैसे सही जगह पे खर्च हुए हैं? नहीं, अगर कोई और इंसान होता तो शायद मसले आ जाते, क्योंकि शुरू में मुझे नहीं पता था कि जरी के बारे में, लेकिन 1-2 दिन जब गुजरे तो पता चला कि एक अलग ही किस्म का दुनिया में रहने वाला आदमी है। अच्छा। हाँ, कि इसके साथ मुझे कोई मसला पेश नहीं आया। मैंने जो चीज़ें फ़ाइनल की थी इसने वही चीज़ें की हैं। इसने मतलब ये नहीं किया कि कोई और चीज़ हो गई या कोई गलत चीज़ हो गई, तो चीज़ें ठीक गई इसके साथ। सही। अच्छा जरी, ये बताइए कि ये जो कहानी है मकबूल हुसैन, ठीक है, जिनका ये 335139 जो इनका वो नंबर था एक, ये आपको कहानी कहाँ से पता चली? ये वो मुझे वो ज़रिया बताइए। सर ये ऐसा है कि मैं रात के 2 बज रहे थे। मैं बहुत अवार्ड्स काफ़ी देखता हूँ, इंटरनेशनली, पाकिस्तान हो, इंडिया हो। ये मैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवार्ड दिख रहा था पाकिस्तानी। अब नीचे वीडियो का एक आया कि इसके अंदर एक जनरल अवार्ड दे रहा है एक पर्सन को। मैंने जब वो प्ले करी, मैंने पूरा वो सेशन उसका देखा, तो उसके अंदर मुझे चीज़ें मिली। उसी वक्त मैं उठा, पीसी पे बैठा, मैंने वो चीज़ें देखना शुरू करी कि ये कौन है, सर्च किया, डिटेल्स मिलना शुरू। अच्छा, उस वक्त मेरा जो ये फेस्टिवल है बेसिकली अपॉर्चुनिटी है, इसको कम से कम 1.5 साल थे। तब मैंने डिसाइड किया कि इस बंदे की कहानी किसी को नहीं पता। मैंने सर्वे करा, यूनिवर्सिटी में लोगों से पूछा, जानते हो, यानी कि विद इन सीनियर्स लोगों से पूछा जो 50 अबव एज के हैं, उनको भी नहीं मालूम था कि ये शख्स कौन है, कौन गुजर गया और कौन मौजूद है। फिर मैंने सोचा कि अवेयरनेस के लिए लोगों को पता होना चाहिए, और एज आ पाकिस्तानी हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, बुरी हैं, और कौन हमारे लिए सेक्रीफाइसेस देता आ रहा है और दे रहे होंगे। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि एक शॉर्ट फिल्म है, छोटा मीडियम है, लेकिन बात कन्वे करना ज़रूरी है। तो ये मैंने तब सोची ये चीज़ कि मुझे बनानी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कितने दिन हमारे इन दोस्तों ने काम किया है, और जो एक्टर्स हैं उन्होंने इन्हें कितना तंग किया, ठीक है, ये भी तरह, क्योंकि जिन्होंने जो एक्टर्स मौजूद हैं जिनको मैंने देखा है ट्रेलर में,
वो बड़े नफीस इंसान है सारे और बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है ज़रा इस बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेना, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। या पाकिस्तान, ये सारे का सारा देश था मेरा, टोटे टोटे कर दिए जालिमां ने। ये पाकिस्तानी बड़े सख्त जान होते हैं, अपने देश के खातिर अपनी जान तक दे देते हैं। वेरी नाइस, वेलकम बैक दोस्तों। अच्छा मलिहा, इसमें जो मकबूल हुसैन का कैरेक्टर है, जो मरकज़ी किरदार हैं जो फराज साहब ने अदा किया है, ये तो 20 साल की उम्र में गए थे, तो क्या जो इसका जवानी का जो, वैसे तो खुद भी जवान आदमी है माशाल्लाह, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है, लड़ाई होती है ऐसी बातों पे, तो क्या वो भी इन्होंने किया या किसी और ने नहीं, किया? बिल्कुल नहीं। इनका जो यंग जो कैरेक्टर है वो एक और हमारे हैं आर्टिस्ट जो कर रहे हैं ये प्ले, मुइज़ कदीर उनका नाम है। अच्छा। वो जी, वो इनका बहुत ही यंग कैरेक्टर है, वो प्ले कर रहे हैं इनका। ठीक है, तो आपको नहीं शौक हुआ कि मैं भी एक आध कैरेक्टर प्ले कर लूँगी? नहीं, उसमें लड़की का कोई कैरेक्टर नहीं था ना। ये बगैर लड़की के फिल्म शूट कर दिया यार आप लोगों ने। बिल्कुल, इसमें कोई लड़की का कैरेक्टर नहीं था। दो लड़कियां character देख तो हैं। सकती है ना? लड़कियां देख भी सकती हैं और लड़की का कैरेक्टर है बेसिकली एज अ न्यूज़ रिपोर्टर, एक न्यूज़ कास्टर, एक एंकर पर्सन, वहाँ हमने लड़कियों को डाल दिया, हमने पूरा कुछ एक तो- बहुत ज़रूरी है। लड़की बहुत मुश्किल से, वो भी कुछ सेकंड्स के लिए। तो आपने इन्हें कन्विंस नहीं किया कि बगैर ख़वातीन के मतलब आप किस तरह फिल्म बनाने जा रहे हैं? इसमें कहाँ खवातीन एडजस्ट नहीं हो रही थी। कोई मकबूल हुसैन साहब क्योंकि बीवी दिखा देते थे, कोई यार शादी आपके साथ 20 भी साल 20 में साल चले में गए तो थे ना। कैद हो गए थे बिल्कुल। मकबूल साहब के साथ तो बुरा ऐसा हुआ, बेचारे 20 साल से लेकर 60 साल तक तो कैद में थे भारत की, ना पाकिस्तानी बीवी ना भारतीय बीवी। कितना दुख हुआ आपको सुनते इस बात को? नहीं, दुख के साथ साथ खुशी मुझे इस बात की है, मुझे एक किरदार करने को मिला, अच्छा, क्योंकि ये किरदार को निभा के, क्योंकि जब जेरी ने फर्स्ट टाइम मुझसे कहा कि फराज भाई ये स्क्रिप्ट है और आपने इस पे करना है, मैंने स्क्रिप्ट पूरा सुना और फिर उसको जेरी से बोला मैंने, प्लीज़ जेरी भाई किसी और से करवा लो, मैं नहीं कर सकता। अच्छा, तो जेरी का एक बड़ा अच्छा अंदाज़ है कि ये मुश्किल काम भी ना बड़ा आसानी से लोगों से करवा लेता है और ये कन्विंस बड़ा अच्छा करता है, इतने मज़े से इसने यूँ करके आप कर लेंगे। अच्छी मैंने बात कहा है। ठीक है जनाब, जब आप कह रहे हो कि मैं कर लूँगा तो ठीक है मैं कर लूँगा, और वाकई से इसने करवाया। सही, और इसके अंदर मैं वाकई से हकीकत बयान कर रहा हूँ कि ये मुश्किल से मुश्किल काम इतनी आसानी से कर बड़े डायरेक्टर्स वाले स्किल्स हैं इसमें जरी में। बहुत ज़्यादा, Good. बहुत ज़्यादा। सर बहुत अच्छा, म्यूजिक जो है इसमें एक सॉन्ग भी आपने जो है ना बनवाया, तो वो जो सिंगर हैं हबीबुल्लाह साहब, हबीबुल्लाह साहब, उनको हमने लाइन पे लिया। नहीं, ज़बरदस्त। हाँ, बिल्कुल हमने लाइन पे लिया, उनसे भी बात करते हैं ज़रा। मेरी पूरी कोशिश है कि पूरी टीम से किसी से पूछ लूँ, कोई बंदा ये कहता है कि बंदा सही नहीं है, अच्छा डायरेक्टर नहीं है, मगर सारी तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम जी हबीब साहब। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं हबीबुल्लाह साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मुबारक हो, पूरी टीम को आपने बड़ी बनाया है माशाल्लाह। अरे सर थैंक यू सो मच। ये एक नेशनल ऑब्जेक्ट जिसके बाद शुरू किया सब्जेक्ट, और इसी इन्हीं के गाना के लिए बनाया, और इतना जल्दी मुझे इन्होंने मुझे मरे जाना था, 12 मैंने बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब ज़बरदस्त जनाब, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने इस टीम के लिए जो है वो आपने गाया है। कैसा एक्सपीरियंस रहा? और जब, अच्छा मुझे वो बताइए कि उन्होंने आपको अप्रोच कैसे किया है गाने के लिए? मैं ऑलरेडी नेशनल सॉन्ग भी काम कर रहा हूँ, और 10-15 एल्बम को ये मेरा 10वां सॉन्ग था जो फिल्म के लिए मैंने गाया है, और ये हम लॉन्च करने वाले संगीत का बना। उसके बाद उससे ये हुआ कि जरी मुझसे उन्होंने मेरा गाना भी शूट किया है, और बहुत ही टैलेंटेड है जरी जो है ना, बस जो
तैयार कर लेते हैं, उसको करके छोड़ते हैं उसको। तो मैंने इस जज्बे को देखते हुए मैंने कहा कि मैं करूँगा इसको, और फिर ये स्टोरी बोर्ड मुझे बनाना पड़ा पूरा, क्योंकि सिचुएशन गाने की चलती थी, 3 मतलब पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट ये सब दिखाना था। तो वो गाना मैंने तैयार किया और आमिर पसंद आएगा आपको। बिल्कुल सही है, ज़रूर पसंद आएगा। इस वक्त थैंक यू सो मच हबीबुल्लाह साहब। हमारे पास अगर वक्त थोड़ा सा ज़्यादा होता तो शायद हम इनका वो गाना चला भी पाते, मगर वो मुमकिन नहीं है। उसके लिए मुझे बताइए कि ये कहाँ पे देखी जा सकती है? क्या ऑनलाइन आपने, वैसे तो फेस्टिवल के लिए बनाई थी ना ये, तो इसे कहाँ पे देखा जा सकता है अभी? अभी तो नहीं सर, 4 जनवरी को कमिंग दिस ईयर इसकी रिलीजिंग है न्यूप्लेक्स में, अच्छा सिनेमा में। तो उसके तकरीबन कुछ टाइम के बाद हम इसको रिलीज़ करेंगे, जो कि मैंने सोचा है 11 सितंबर को जो कमिंग ईयर का होगा उसको हम ऑफिशियली रिलीज़ करेंगे दूसरे प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया पे और दूसरे जैसे आपके काउंसिल हो गए बहुत सारे, उन जगहों पर। बिल्कुल सही हो गया। थैंक यू सो मच जरी, आप हमारे साथ मौजूद थे आज और बड़ी खूबसूरत गपशप रही। हमारी नेक तमन्नाएं आप सब लोगों के लिए, पूरी टीम के लिए, कि आप इसी तरह दिल लगा के काम करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है आपने इसी तरह के सब्जेक्ट्स के साथ और एक बेहतरीन एनर्जी के साथ जो है ना, वो काम जब होगा तो नज़र भी आएगा। दोस्तों आपसे एक छोटी सी ब्रेक की इजाज़त लेनी है मुझे, क्योंकि ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और मेहमान होंगे। इन मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आपसे एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करने वाले हैं, एक ऐसा मौजू जिसकी अहमियत से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े इशू के बारे में। वो है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के सबसे मेजर इश्यूज़ हैं वो हैं तालीम और सेहत से मुतल्लिक, मगर आज हम बात करने वाले हैं तालीम के मुतल्लिक। बात करने का मकसद बेसिकली ये है कि जब भी किसी मसले को हल करना हो तो उसके बारे में बात करनी चाहिए। जब तक बात नहीं करेंगे आप उसके हल की तरफ नहीं जा सकते हैं। तालीम है क्या बेसिकली? एक सर्वे के मुताबिक मैंने पढ़ा कि हमारे यहाँ तालीम हासिल करने का सबसे जो बड़ा मकसद होता है वो होता है डिग्री, कि आप अपना सिर्फ एक प्रोफाइल बेहतर कर सकें एक कागज़ी डिग्री की शक्ल में। कि जो लड़कियां हैं वो तालीम हासिल करती हैं, मोस्टली बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादातर सिर्फ इसलिए कि उनके रिश्ते अच्छे आ सकें, वो कह सकें जी हमारी बेटी ने मास्टर्स किया हुआ है, हमारी बेटी ने MBA किया हुआ है, ये ऐसा किया। जो मर्द हजरात हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ डिग्री इसलिए हासिल करते हैं कि उन्हें नौकरी अच्छी मिल जाए, और नौकरी जो है वो अच्छी क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें शादी करनी होती है। अच्छी नौकरी होगी तो शादी अच्छी होगी। आपकी 58 से 62 साल की जो औसत ज़िंदगी है उसका आधा हिस्सा, आधी ज़िंदगी जो है तकरीबन 30 साल की उम्र तक का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ शादी तक आपने एक साइड पे करना है। उसके बाद क्या करना है आपको? क्या हमने प्लान किया कि हमारे अंदर स्किल्स क्या थी, क्या हम क्या करने वाले थे, किस वजह से हमने तालीम हासिल की, या हमें कौन सी तालीम हासिल करनी चाहिए थी? हमारे यहाँ आज भी माँ बाप फैसला करते हैं कि जनाब बच्चों ने क्या तालीम हासिल करनी है, बच्चों की अपनी स्किल्स क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, सलाहियतें मौजूद हैं कि जिससे वो एक, जैसे सपोज़ अगर कोई एक शख्स है उसके अंदर एक वो वकालत कर सकता है, वो वकील बन सकता है, मगर माँ बाप ने कहा जी वकील हमारे पूरे ख़ानदान में नहीं है, तो डॉक्टरों का घर है, तो यहाँ पे आपने डॉक्टर ही बनना है, तो वो एक 25 नंबर का डॉक्टर ज़रूर बन जाएगा, मगर वो अगर वो शायद वकालत करता तो वो पहले नंबर का वकील बन जाता। तो हमारे यहाँ ये कुछ इश्यूज़ मौजूद हैं। तालीम तो वो है जो इंसान को बदल के रख दे। अब हमारे सिलेबस में हम जो चीज़ें पढ़ते हैं उनका हमारी ज़िंदगी पे कोई इतना ज़्यादा ख़ास असर होता नहीं है जैसा होना चाहिए। अगर आपने अपनी ज़िंदगी के 16 साल खर्च किए हैं एक तालीम हासिल करने के लिए, तो आपके किरदार में एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क आना चाहिए। तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र नहीं आती। अगर इतना ही वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा हो तो आप सड़कों पे आप देख लीजिए, खड़े होकर सिग्नल पे आप एक खड़े हो जाएं और आप देख लीजिए, आपको पढ़े लिखे लोग, बड़े अच्छे पेंट कोट टाई वाले लोग जो हैं वो भी आपको वही हरकतें करते नज़र आएंगे, क़वानीन की पासदारी नहीं करेंगे। और अगर किसी फ़कीर ने 2 दफ़ा उनका शीशा नॉक कर दिया तो वो किस अंदाज़ में उससे बात करते हुए नज़र आएंगे, क्या दूसरे इंसानों का कितना ख्याल रखते हुए नज़र आएंगे, ये सारा कुछ पता चल जाएगा। तालीम के हिसाब से जो हमारे सिलेबस हैं उसमें हम लोग अगर देखें तो हमें ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो सबको
इक्वली रख के पढ़ाई जाती हैं जिसका उनकी ज़िंदगी में कोई असर नहीं होता। मैं अगर अब देखूं, मैंने अलजेब्रा पढ़ा है, मुझे नहीं पता कि आइंदा ज़िंदगी में मैं उसका कभी इस्तेमाल कर सकूँगा कि नहीं कर सकूँगा, ये मैंने आज तक तो कभी नहीं किया। इसी तरह और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तालीम के हवाले से अगर कोई पढ़ा लिखा शख्स हो तो उसे बड़ा समझदार होना चाहिए, उसे होनहार होना चाहिए, उसे होनहार बेटा बेटी, उसे एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का शौहर होना चाहिए, उसे बीवी होना चाहिए, उसे बड़े ज़बरदस्त पेरेंट्स बन के सामने आना चाहिए। मगर नहीं, हमारे यहाँ तालीम का मेयार या तो डिग्री में छुपा हुआ है या फिर सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ी बोलने में। जो अंग्रेज़ी बोलता है वो बेहतरीन तालीम याफ्ता इंसान है। क्या ये तालीम का मेयार था? नहीं। आज हम बात करेंगे तालीम के हवाले से। हमारे साथ जो काबिल एहतराम मेहमान मौजूद है, मैं सबसे पहले उनका तारुफ करवाऊँगा। हमारे साथ मौजूद हैं एजुकेशनिस्ट हैं और एक इदारा है जो तालीम के साथ साथ हुनर भी सिखाता है, SME फाउंडेशन, उसके प्रेसिडेंट मौजूद हैं वलीउल्लाह खान साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं वली साहब? अल्हम्दुलिल्लाह साहब। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं, हमारी दूसरी मेहमान, इनका ताल्लुक भी तालीम से, एजुकेशनिस्ट हैं, निदा अहमद साहिबा। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम निदा। वालेकुम सलाम। निदा कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। सर, हमारे यहाँ जो तालीम का मेयार है इसके ऊपर तो डेफिनेटली हमने बात करनी ही करनी है। सबसे पहले तो ये बताएं, तालीम की बहुत कमी है यहाँ पे। हमें पढ़े लिखे लोग बहुत कम मिलते हैं और जिन लोगों को पढ़े लिखे लोगों में शुमार किया जाता है वो उस औसत के मुताबिक वो भी कोई सच वो तालीम याफ्ता लोग नहीं है। वो जो अपना नाम लिख और पढ़ ले उसको भी इसी कैटेगरी में डाल दिया जाता है। क्या कहेंगे आप इस बारे में, इस सिस्टम के बारे में? जी फहीम साहब, एक्चुअली हमारे यहाँ जो है ना, तालीम को इस तरह से समझा जाता है, जैसे आपने खुद ही अभी फरमाया कि इंग्लिश का बोल लेना या चंद चीज़ें समझ लेना उसको, या डिग्री की हद तक कि कागजी कार्रवाई उन्होंने पूरी करनी होती है। एक्चुअली ये तरबियत होती है जो बहरहाल वो घरों से मिलती है, ख़ानदान से मिलती है, और वो चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब तरबियत साथ साथ चल रही होती है तो अब हमारे यहाँ जो इस्तिज़ा हैं, जो दीगर हमारे यहाँ जो इस चीज़ को रहनुमाई करते हैं, उनमें उस चीज़ का फकदान है कि उनकी तरबियत जो है वो उस तरह से नहीं हो पा रही। दूसरा यह है कि एजुकेशन के अंदर जब इस मकसद बनाते हैं हम कि हम इससे हासिल करके कागजी कार्रवाई को मुकम्मल करेंगे, डिग्री हासिल करेंगे और इससे हम जॉब हासिल करेंगे या बेहतर जॉब हमें मिल जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है। देखने में यही आया है कि एजुकेशन में डिग्री हासिल कर लेते हैं लेकिन जब तक स्किल्स नहीं होती तो आप बहुत अच्छा जॉब आपको नहीं मिलता। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जब लोग डिग्री ले लेते हैं 30 साल 35 साल में जाके वो एक अच्छा डिग्री लेकर चल रहे होते हैं तो मुख्तलिफ जॉब के लिए वो अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में करते हैं, वहाँ पे क्योंकि इतना ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में करते हैं, लेकिन क्योंकि स्किल्स बिल्कुल नहीं होती उनके पास। अब देखिए ना, मतलब प्रोफेशन नहीं होता। MBA की अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें रश लगा होता है, उनमें से ज़्यादातर सिर्फ कागज़ ही देखते हैं कि अच्छा MBA किया हुआ आपने, मगर MBA वाली कोई बात नहीं होती उनमें। वही आपकी वाली बात कि वो स्किल्स जो हैं वो नज़र नहीं आ रही होती। देखिए यहाँ पे जो जितनी भी अदारे हैं, बहसियत अदारा जो है वो स्किल्स चाहता है कि जब भी आप हम देखते हैं कि किसी के पास स्किल्स है, कोई प्रोफेशनल है, कोई काम वो जानते हैं टेक्निकल चीज़ों को, तो वो एक्सपर्टीज़ उनके पास नहीं होती, सिर्फ डिग्री लेकर आ रहे होते हैं। तो हम डिग्री को देखकर उनको जॉब नहीं ऑफर करते बल्कि उनकी स्किल्स को देखते हैं। उनकी एक्सपर्टीज़ जब तक हमारे सामने नहीं आएगी तो एक्सपर्टीज़ उनकी बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल सही। तो ज़रूरत इस बात की है कि उनकी एक्सपर्टीज़ को अपनी बढ़ाने के लिए एज ए प्रोफेशनल, मतलब प्रोफेशन, किसी न अच्छे प्रोफेशन को अपनाएं। बिल्कुल सही। निदा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि देखें, अब आप एक बात ज़रा मुझे बताएं, इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास, हर साल यूनिवर्सिटी से लाखों बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। अब वो इतने सारे MBAs, इतने सारे MBBS करके निकलते हैं। अब सारे तो डॉक्टर नहीं बन जाते, एग्जैक्टली सारे तो बैठ के MBS करके तो नहीं वो अपना या तो एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं या अच्छी उसमें इदारों में लग जाते हैं। तो बेसिकली उन सब में से अब फ़र्ज़ करें अगर इतने सारे जो हम डॉक्टर्स ग्रेजुएट होते हैं, सब के सब वही वाली आपकी बात है भाई, उसमें से आधे जो हैं वो छोड़ चुके होंगे,
प्रॉबेबली मे बी शादी हो चुकी होगी, जी। आधे जो हैं उनमें से जो हैं वो अपने प्राइवेट क्लिनिक्स खोल के बैठे होंगे। उन सब में से मुश्किल से 2% होंगे जो कामयाब होंगे और जो मशहूर होंगे। वाई? बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स। क्योंकि वो जो जितने ग्रेजुएट हुए उनमें से मे बी 2 ही थे जिन्होंने वाकई एजुकेशन को लिया है और उसको इम्प्लीमेंट किया है और उसको समझा है। वो बाकी जो थे सिर्फ डिग्री के लिए उन्होंने बेसिकली पढ़ाई की है। तो एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि भाई डिग्री आ गई और बस यार आप कह देते हैं कि यार मैं तो डॉक्टर हूँ। नहीं, इट मीन्स कि आप उसको किस तरह अपने आप को उस एजुकेशन से ग्रूम करें, अपनी पर्सनालिटी को भी आप साथ साथ ग्रूम करें, प्लस अपने स्किल्स को जो आपकी एक्सपर्टीज़ है उसको यूटिलाइज करें और उसको काम में लाएं। ऑब्वियसली हम क्यों कर रहे हैं काम? हम चाहते हैं कि यार हम जितने भी हमारे लोग हैं, सिटीजन हैं, हम उनको फ़ायदा दें, इसलिए हम एजुकेशन लेते हैं कि हम आगे एजुकेशन दें। तो ये नहीं कि डिग्री लेके बैठ जाएं और अपने तक रखें। तो एजुकेशन का मतलब ही यही है कि आप आगे जो है उसको बांटें और यही कहता है हमारा दीन भी। मुअस्सर इंसान बन सकें कि दूसरों के काम आ सकें। एग्जैक्टली, हमारा दीन भी यही कहता है यार, मतलब आप आगे फैलाएं ना कि अपने तक लेके बैठे। और अगर चलो कुछ नहीं भी आता हो, इतने साल की जगह आपने एजुकेशन ली है, कुछ तो आपके समझ में आया है, मतलब कुछ भी आपको आता है, आप वही आगे बांटे जो जितना आपके तक है। ऑटोमेटिकली विद टाइम आप अपने आप को पॉलिश करते रहेंगे। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम सर, मोहम्मद कलीम सर, डीजी खान से। डीजी खान से मोहम्मद कलीम साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या कहेंगे कलीम साहब? सर जी, गुजारिश ये है, अब तक न्यूज़ टीम का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरी आवाज़ सुन रहे हो और मैं आपके प्रोग्राम की बड़ी अहमियत करता हूँ और शौक से सुनता हूँ भैया। बहुत शुक्रिया। तो सर, यहाँ हमारा साबिक सदर फरूक खान लिगारी भी हमारे शहर के हैं, चोटी तरीन के साबिक सदर रह चुके हैं। सर MPA MNA सब कुछ है यहाँ पर। सर मैं एक रिटायर पुलिस मुलाजिम का बेटा हूँ सर। मेरे वाले 2 जंगें लड़ी थी, सन 65 की जंग, सन 71 की जंग, ये हिस्ट्री की बात है सर। ठीक है। उसके बाद सर ये हाल है कि आप DPO RPO के पास मेरे वाले साहब 80 साल उम्र है, हर तरह की ठोकरें खा रहे हैं सर। मैं तालीम याफ्ता हूँ सर, मेरी ऐसे तालीम है। यहाँ हमारे MPA हैं, MNA हैं, झूठे दलील से गिलावे हमारी बात भी नहीं सुनते सर। हम गरीब आदमी हैं सर। अब तक न्यूज़ की टीम को हम जो है ना अपील करते हैं कि खुदारा हमारी आवाज को बुलंद करें। मैं तालीम याफ्ता हूँ, नौकरी के खुशी करूँ सर। मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं और भी हैं सर, वालिद बीमार रहते हैं, उसकी 80 साल उम्र है, ठीक है, पेंशन पर गुजर बसर है और जरिया भी नहीं है सर। ठीक है कलीम साहब, आपका सवाल ये है कि यहाँ पे जो मुलाजमत के मौके हैं वो बहुत कम हैं, उसके लिए कुछ किया जा सके। मैं यकीनन इस बारे में बात करना चाहूँगा अपने मेहमानों से कि कोई अगर हल है इसका तो किस तरह हम जो है ना इसमें बेहतरी लेके आ सकते हैं, अपनी मदद आपके तहत। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम तालीम के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ वलीउल्लाह खान साहब और निदा अहमद साहिबा मौजूद हैं, हमारे दोनों मेहमान एजुकेशनिस्ट हैं। वक्फे से पहले एक कॉलर हमारे साथ थे, उन्होंने डीजी खान से कॉल की थी, कलीम साहब। सर वलीउल्लाह साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कलीम साहब ने जो सवाल किया वो सवाल बेसिकली वो परेशानी हमारे बहुत सारे नौजवानों की है। वो तालीम हासिल करते हैं, अपनी हिम्मत के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक जितना पढ़ सकते हैं, उनके माँ बाप जितना पढ़ा सकते हैं वो पढ़ते हैं और उसके बाद वो नौकरियों के लिए वो धक्के खाते रहते हैं। तो क्या करें ऐसे नौजवान? अभी डीजे खान से जो सवालात किए गए थे उनका मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि जैसा ये फरमा रहे थे साहब कि वो MNA के पास जा रहे हैं या दीगर लोगों के पास जा रहे हैं कि मुझे जॉब चाहिए, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी ये कंसेप्ट है कि रोज़गार के लिए वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ उन्होंने देखा होता है कि हम किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर वहाँ में जॉब मिल जाए, और तो या उनको ये सोचना चाहिए कि वहाँ पे एक लिमिटेड ऑप्शन होता है। ऑलरेडी हमारे यहाँ बर्डन है उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन चल रहा है, तो हमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखना चाहिए। उसके लिए हमारी SME फाउंडेशन जो है ख़ास तौर पे एक पाकिस्तान का वो अदारा है
जो तमाम पाकिस्तान के छोटे बड़े इलाके में हम ये कर रहे हैं कि जो लोग बेरोज़गार हैं, जिनको रोज़गार की तलाश है, जो तालीम याफ्ता हैं या गैर हुनरमंद हैं या हुनरमंद हैं, हम उनके लिए एक मोटिवेशनल एक प्रोग्राम कर रहे हैं और डिफरेंट शहरों में, और उनको अवेयर कर रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि CPEC के ज़रिए पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लग रही है, तो आने वाले वक्तों में 2018 तक हम समझते हैं कि 1.5 से 2 लाख ऐसी जॉब्स यहाँ पे क्रिएट होंगी जहाँ पे इनकी ज़रूरत होगी। बिल्कुल सही। निदा साहिबा, हम ज़रा तालीमी मेयार के हवाले से बात करते हैं कि आपकी नज़र में तालीम है क्या, और जो जिस सिलेबस के ज़रिए तालीम दी जा रही है वो ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या आप उससे मुत्तफ़िक हैं, वो सही है? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि पहली बात देखें, मेरी नज़र में एजुकेशन का मतलब है रिसीविंग एंड देन गिविंग इट। यही होना चाहिए कि अगर आप लेते हो तो आप क्यों लेते हो, ताकि आप आगे जो है उसको फैलाओ। तो अब जो मैंने एजुकेशन में देखा है कि जो सिलेबस है, आप सिलेबस की अगर बात करते हैं तो उसमें जो मैंने कोई 15 साल पहले जब मैंने अपनी पढ़ाई की थी, जो किताबें मैंने पढ़ी थी, वो मैं आज तक वही पढ़ा रही हूँ बच्चों को भी किताबें। मतलब उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। वो मैथ्स की उनकी जो बुक्स हैं, गिनती की 4 बुक्स, वही अब तक वो लेवल्स में भी यूज़ हो रही हैं। आप हिस्ट्री निकाल के देख लें, ज्योग्राफी निकाल के देख लें, मतलब कोई सब्जेक्ट देख रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं आई उनके सिलेबस में, वही कोर्स आउटलाइन है सब कुछ के, मतलब हमें तो रट गई है पढ़ा पढ़ा के अब तक। तो अच्छा, ये तो बात मैं कर रही हूँ ओ लेवल्स की, ठीक है ना। चलिए, ये जो आ जाता है अपना कैम्ब्रिज सिस्टम। अगर हम अपना मैट्रिक सिस्टम देख लें, अपने मुल्क का ही देख लें, तो वहाँ भी अगर आप देखें, सिंध बोर्ड हो गया, पंजाब बोर्ड हो गया, फेडरल बोर्ड हो गया, वो भी बेसिकली उनके वही 5 ईयर्स है, वही आप लेते हो, आप उसी में रट्टा मारते हो कि भाई यही आने वाला है, उसी की तैयारी करते हो और आप आगे पेपर देते हो। तो उसमें कुछ नया नहीं है। आप बाहर मुल्क में जाओ तो वहाँ पे देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू। आपको यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो जब तक आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचोगे तो आपके जो बच्चे हैं वो क्रिएटिव कैसे बनेंगे? वो तो वही बनेंगे ना, मतलब जो आपने पढ़ा दिया लकीर के फ़कीर बनेंगे, जैसा पढ़ा रहे हैं वो वैसे ही सालों तक बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइए कि वली साहब, उर्दू पता नहीं आजकल अंग्रेजी जो बोलता है वही पढ़ा लिखा इंसान है, जो उर्दू बोलता है उसको समझते हैं कि बड़ी कोई दकियानूसी सोच वाला है या कोई बड़ी इसने आम सी तालीम हासिल की हुई है। तो ज़रा उर्दू के बारे में बताइए कि इसको होना चाहिए, इसके बिल्कुल सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं ये लोग? नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ फ़हीम साहब कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ जो है इस बात के लिए थोड़ा सा यह है कि पाकिस्तान में हमारी चूँकि कौमी ज़ुबान उर्दू है और इसको फ़रोग़ देना चाहिए। और इसके लिए हम ये भी चाहते हैं कि जितनी भी दफातर हैं, ये ऑफिशियल वर्क है, वो उसको भी बाकायदा ज़ुबान उर्दू कर देनी चाहिए। और उर्दू में उसकी ख़ास बात यह है कि दुनिया में तरक्की याफ्ता कौमों के अंदर अगर आप देखेंगे, जापान के अंदर देखें, चाइना के अंदर देखें, इवन बांग्लादेश के अंदर देखें, तो जितने भी ऑफिशियल वर्क है उनकी अपनी ज़ुबान में होती है। अपनी लैंग्वेज होने से ये होता है कि क्योंकि हम पैदाइशी तौर पर अपनी ज़ुबान, एक कल्चर है हमारा, हम बोल रहे होते हैं, तो चीज़ों को समझने में हमें काफ़ी आसानी होती है। तो चूँकि हमने अपनी ज़ुबान को बहुत पीछे रखा हुआ है, तो कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी जो ज़ुबान है उर्दू, उसको फ़रोग़ दिया जाए। बिल्कुल सही है। और इस वक्त तो हम इस नहज तक आ चुके हैं कि जो हमारे न्यू जनरेशन है, बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ, इवन जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है, वो भी एक्टर्स जब स्क्रिप्ट वगैरह आता है तो वो कहते हैं हमें रोमन्स में दें, हमें उर्दू नहीं पढ़नी आती। तो ये भी एक सूरत हो चुकी है। खैर, एक बुरी खबर ये है कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, हम इस पर मज़ीद बात नहीं कर सकेंगे, मगर थैंक यू सो मच, आप लोग आए। और जो इश्यूज़ होते हैं वो सवाल भी इसी तरह होते हैं कि उनके बारे में बात की जाए। हमने कोशिश की जितनी बात कर सकते हैं। एक आप दोस्तों से इजाज़त लेने से पहले मैं सिर्फ ये बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे नौजवान जो ये समझते हैं कि उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, पढ़े लिखे हैं और वो दर बदर ठोकरें खा रहे होते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो कोई भी काम करें। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, अपना काम शुरू करें बहुत कम सरमाए के साथ। अगर एक पढ़ा लिखा आदमी अगर फ्रूट का ठेला भी लगाएगा ना, तो उसमें उसका पढ़ा लिखा नफीस होना, उसका आर्ट का एलिमेंट सब नज़र आएगा और कल को जो है ना एक बहुत बड़ा स्टोर भी खोल सकता है वो। तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की बिल्कुल कमी नहीं है पाकिस्तान में, अगर आप कुछ करना चाहें। आप दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ। कल तक के लिए फ़हीम अब्बास, न्यूज़ कैफ़े टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।